ठीक है। तो अभी हम कवर क्या करने जा रहे हैं? अब बजट को, बजट 2026-27। देखो, बजट जो होता है ना, वह आगामी वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है कि अगले एक वर्ष में हम कौन से काम करने वाले हैं और उसके लिए कितना अमाउंट कहाँ पे खर्च हम करेंगे। इस चीज का यह रोड मैप होता है। ठीक है। ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का ये रोड मैप, समझे। इसमें देखेंगे कि अपने संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं कवर करने को। आपको दिख भी रहा होगा, खंड 1, खंड 2। ठीक है। और फिर इसी में कुछ योजना है, ये तो अति इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो घोषणा किया है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो कुछ इसमें डेटा संबंधित बातें होंगी, थोड़ी आपको धैर्य के साथ पढ़ना हो। ठीक है। क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा, अब इसमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन है जो निकाल लेता है। याद जब तक नहीं रहेगा तब तक काम नहीं होएगी। तो हम सबसे पहले अभी क्या करेंगे कि जिस प्रकार से आप, है ना, रॉ मटेरियल को आप तैयार करते हैं, उसी तरीके से हम पढ़ने के बोर्ड में आपके समक्ष, आपके साथ, है ना, इसे कवर करें, तैयार करें। ठीक है। इसके बाद फिर हम चीजों को रैपिड मोड में रिवाइज करेंगे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो 2-3 स्टेप्स हैं इसके पढ़ने के। खुद भी पढ़ें तो इस तरीका को अपनाएं, बहुत ही कारगर सिद्ध होएगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख कर करके, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। तो यह पेशेंस मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। चलिए, अब देखिए, अभी क्या किया जाता है जब बजट पेश किया जाता है, तो कुछ चीजों से रिलेट किया जाता है अपनी संस्कृति और परंपरा से। यह हमेशा देखेंगे 1 फरवरी को पेश किया जाना शुरू किया गया है। तो बजट कब पेश हुआ? 1 फरवरी 2026। पेश करने वाली कौन है? तो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमन। इस दिन माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास की जयंती भी थी, संजोग बस कह सकेंगे। ठीक है। लेकिन यह हमारे लिए काम का चीज नहीं है कि हाँ माघ पूर्णिमा थी या क्या। निर्मला सीतारमन ने किया, 1 फरवरी को पेश होता ही है। तो अब यह भी क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा आपसे। बजट में देखो, यह टर्म 2026-27 क्यों लिखा रहता है? क्योंकि आगामी वर्ष का है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, नए लोगों को, कि 26 भी लिखा है, 27 भी लिखा है, ऐसा क्यों? तो ये कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल 2026 से। एक साल कब होगा? जब 3 महीना, वो मार्च वाला भी जुड़ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च, तो 31 मार्च 2027 तक, इसलिए 26-27 लिखता है। और यह आगामी वित्तीय वर्ष का होता है, अपकमिंग फिनेंशियल ईयर का होता है। ठीक है। चलो, इससे संबंधित आर्टिकल बताओ। 112। लेकिन क्या बजट शब्द का उल्लेख है? नहीं। एन किस शब्द का उल्लेख है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर होगी, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन यह अब इंपॉर्टेंट बात शुरू हो, इसका थीम क्या था? इस बजट का थीम यानी विषय, और इस बजट का विषय जो है वह क्या है? युवा शक्ति संचालित बजट। युवा शक्ति संचालित बजट।
इसी पे जोर देना है। युवा शक्ति संचालित बजट। युवा शक्ति, बोलिए, युवा शक्ति संचालित, संचालित बजट। ठीक है, युवा शक्ति संचालित युवा शक्ति बजट। संचालित युवा बजट। शक्ति संचालित बजट का थीम। इसमें देखेंगे कि भारत को कब तक विकसित करना है। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले टारगेट्स याद किया था, 2047 तक। 2047 तक। इसलिए कई क्षेत्रों में काम किए जा रहे हैं। तो विकसित भारत के विजन के लिए कितने, 3 मार्गदर्शक सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कहा गया है कि हमें करना क्या है। दुविधा के बजाय कार्रवाई करना है, ठीक है। लोक लुभावनवाद से ऊपर, है ना, लोगों को रखना है। और बयानबाजी करने के बजाय क्या करना है, सुधार करना है। यानी फोकस है कार्यवाही पर, एक्शन पे, है ना, पीपुल पे, और रिफॉर्म करने पे। भले सरकार यहाँ पे बोल तो दे रही है, लेकिन चुनाव आए, बात कुछ ऐसा ही हो, लोक लुभावन ही होगा। नेता लोग का काम ही बयानबाजी करना हो गया है। हर जगह ऐसा नहीं है ना, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव जितना प्रायोरिटी हो चुका है। तो पहला क्या हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, युवा शक्ति संचालित बजट। 3 इसका मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो कि अब 3 ऑप्शन तो यहीं से बना सकता हो कि मार्गदर्शक सिद्धांत बजट का क्या है ना। तो दुविधा के बजाय या कह दिया कौन नहीं है या कौन नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनाने का चांस है, कौन नहीं है, तीनों दे देगा, एक और चौथा भी कुछ और बना देगा। तो दुविधा के बजाय कार्यवाही, लोक लुभावन बाद से ऊपर लोग, और बयानबाजी के बजाय सुधार। तो दूसरी पॉइंट हमारी, है ना, 3 मार्गदर्शक सिद्धांत वाली निकल के आती है ना। कितने मार्गदर्शक सिद्धांत, 3 मार्गदर्शक सिद्धांत। दुविधा के बजाय कार्यवाही, लोक लुभावन बाद से ऊपर लोग, और बयानबाजी के बजाय क्या कीजिए, सुधार कीजिए। अब देखिए, विकास और प्रगति को लेकर स्तंभों की पहचान करी गई है। और कितने स्तंभ है, 6 स्तंभ है, ठीक है। तीसरी पॉइंट हमारी यहां है क्या, कि विकास और प्रगति के लिए 6 स्तंभों की पहचान की गई है, जिसमें सतत आर्थिक विकास, विकास का पहला विकास ही से, कि ऐसा विकास करे जो सस्टेनेबल हो, हम वर्तमान जरूरतों को भी पूरा करें और आने वाली पीढ़ी की भी जरूरतें पूरा हो। ऐसा नहीं हो कि हम अभी इतना प्रकृति का दोहन कर ले कि सब कुछ क्या हो जाए, नष्ट। तो सतत आर्थिक विकास, विकास की नींव को है जो सुदृढ़ करना। दूसरा में क्या है, नींव को अच्छा करने से संबंधित सतत आर्थिक विकास हो। पहला विकास और प्रगति ही करना है, मतलब डेवलपमेंट और प्रोग्रेस दोनों चीजें होनी चाहिए। तो सतत, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल बातें होती है। तो सतत आर्थिक विकास, फिर विकास की नींव को मजबूत करना है। तीसरा क्या है, जन केंद्रित विकास। जन केंद्रित विकास मतलब पीपुल सेंट्रिक, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी काम हो जनता के हित में हो। चौथा क्या है, विश्वास आधारित शासन। पांचवा जो है, व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में भी आसान हो।
ऐसा नहीं हो कि लोगों का जीवन क्या हो जाए, मतलब जीने का इच्छा ही उसके अंदर खत्म हो जाए, लगे कि हाँ बेकार हमारी जिंदगी। ऐसा नहीं है। तो हमेशा यही प्रयास किया जाता है, कोई भी आप देखेंगे कि साइंस का डेवलपमेंट होता है या कोई भी स्टेप लिया जाता है तो उसमें कोशिश होता है कि लोगों को जीवन जीने में क्या हो, आसानी हो, उनका जीवन आसान बने। बट हमारे यहाँ थोड़ी पहले की अपेक्षा हम देखते हैं कि जो ह्यूमनिटी वाला अप्रोच है घटता, सेल्फिशनेस वाला बढ़ता जा रहा है ना। अपना काम बनता, बाकी समझे अपना जनता नहीं। खैर, राजकोषीय मामले, ठीक है। तो ये कार्य अच्छे हो रहे हैं, बट होना क्या चाहिए, इम्प्लीमेंट धरातल पे। तो राजकोषीय मामले, कई राज्यों का देखेंगे कि मिसमैनेजमेंट के कारण से खजाना खाली है ना, लोन लेना पड़ता है। तो पैसा रहेगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। चलिए, तो पहला बताइए, थीम क्या था, विषय सब्जेक्ट, युवा शक्ति संचालित बजट। एनर्जी तो युवा में ही होता है, कुछ नया सोचेगा, कुछ क्रांतिकारी करेगा, युवा ही करेगा। तो युवा शक्ति संचालित बजट इसका थीम। तीन मार्गदर्शक सिद्धांत, पहला बताइए, दुविधा के बजाय कार्यवाही कीजिए। लोक लुभावन वादे से ऊपर लोगों का ख्याल रखना है, पीपुल सेंट्रिक काम करना है, और बयानबाजी के बजाय सुधार। ठीक है। छह क्या है स्तंभ, जिसमें सबसे पहला सतत विकास। सतत विकास, सतत आर्थिक विकास। दूसरा क्या है, विकास की नींव को अच्छा करना है। तीसरा, तीसरा बताइए, जन लोग, केंद्रित। है ना, जन केंद्रित विकास। चौथा में चार पिलर रहेगा, देखते हो चार पिलर पे घर मजबूत होता है। चौथा पिलर यदि ढह जाए तो डर लगेगा, विश्वास कमी आ जाएगा, वो कब गिर जाएगा कोई पता नहीं। उसी से दिमाग में कुछ रखेंगे। पांचवा क्या है, व्यापार में सुगमता और और जीने में भी क्या हो, सुगमता, जीवन जीने में। और छठा फिजिकल, तो एफ से पकड़ोगे इंग्लिश वाले से, छठे नंबर पे। ठीक है। तीन बातें हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी तक में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तीन, कि युवा शक्ति संचालित बजट। फिर तीन मामला, तीन क्या है, मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है बताओ। पहला, दुविधा के बजाय कार्रवाई। दुविधा के बजाय कार्यवाही करना। दूसरा, लोक लुभावन बाद से ऊपर उठना, बयानबाजी के बजाय सुधार करना। ठीक है। विकास और प्रगति के कितने स्तंभ, छह स्तंभ। पहला बोलिए, सतत आर्थिक विकास। है ना, पहला सतत आर्थिक विकास। फिर विकास की नींव को सुदृढ़ करना। तीसरा, जन केंद्रित विकास, पीपुल सेंट्रिक डेवलपमेंट। चौथा, विश्वास आधारित शासन होना चाहिए, है ना। लेकिन देखोगे कि सरकार में लोगों का विश्वास जहां घट जाता है वहां अराजकता फैल जाता है। ठीक है। तो सरकार में विश्वास होना जरूरी है। ठीक है। शासन में, प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन, बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ा हुआ है, तो लोगों का विश्वास पुलिस पे रहता ही नहीं। ठीक है। उस विश्वास को बहाल करना है। इसके बाद है जो, केवल पुलिस की बात नहीं, और भी कई सारे क्षेत्रों में है, व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता और राजकोषीय मामले। अब देखिए, इस बार का जो बजट था वो पेश किया गया, कितना, तो 53 करोड़ आपका, कितना है, 53 करोड़ नहीं, 53 लाख करोड़, 53,47,315 करोड़। ठीक है। जो कि लगभग 53 करोड़ के पास, जिसमें देखिए जितना पैसा आने का अनुमान
अभी देखो आने वाला वर्ष का है ना, तो एग्जैक्ट हमारे पास रेवेन्यू कितना आएगा, है ना, इसके बेस पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों चीज सेम रखा गया है कि जितना आने का अनुमान है उतना खर्च का अनुमान है, दोनों सेम नजर आ रहा होगा डेटा, जिसमें दो तरीके से है पैसा। एक राजस्व वाला आता है और राजस्व पे खर्च होता है, और एक पूंजीगत आएगा कैपिटल, और कैपिटल यानी पूंजीगत खर्च नहीं, जिसमें आप देखिए मोटे तौर पे याद रखिएगा 35 लाख, टोटल 53 लाख है नहीं, और ये कितना है 18 लाख, 35 18 कितना हुआ 53, बस इतना ही ध्यान रखना है। पूरा डेटा याद करेंगे तो दिमाग का दही हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा, याद भी नहीं कर पाएंगे। तो 53 लाख करोड़ हम लोग ऐसे याद रख रहे हैं, हमेशा राजस्व वाला ना ज्यादा होगा। ठीक है, जिसमें राजस्व में क्या होता है, बहुत सारी कार्य जो नॉर्मली होती है फिर से उसको, जैसे नहीं टैक्स वगैरह लोग देते हैं, लेकिन पूंजीगत कहाँ, कहीं सरकार ने इन्वेस्ट कर रखा है पूंजी के फॉर्म में। जैसे मान लो कि म्यूजियम बनवाई सरकार, पैसा तो उसमें लग गया, तो म्यूजियम बना, एक बार बन गया वो चलता रहेगा, तो कैसा खर्च है सरकार का, पूंजीगत खर्च। और उससे टिकट उकट का रिवेन्यू जो आएगा, पैसा आएगा, ठीक है, तो वह क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति। ऐसे करके दिमाग में नॉर्मल पे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी इस पे कम है और खर्च भी मतलब इन्वेस्टमेंट भी कम है और उस पे खर्च भी कम है। चलिए, 53 दोनों में आना ही 53 है, तो खर्च भी 53 करेगा, कमाएगा भी 53। 41 का खर्च है राजस्व वाले पे, और पूंजीगत पे कितना है 12। तो इस 53 को तोड़ना है, एक 35 और 18 में, एक 53 को तोड़ना है 41 और 12 में। यानी सरकार क्या कर रही है, पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर रही है, क्योंकि सरकार का फोकस है प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज्यादा, कई सारी चीजों तो बेच दी है सरकार। चलो, चौथी पॉइंट आपकी यहाँ है कि 53 लाख करोड़ रुपया का खर्च है, आने का भी अनुमान इतना ही है और जाना भी इतना ही। ठीक है, आएगा तो बताओ दो जगह से, एक रिवेन्यू, दूसरा कैपिटल। रिवेन्यू वाला से कितना आना है 35, तो बचा जो कैपिटल का, और रिवेन्यू पे खर्च कितना करना है 41, बचा 12 जो कैपिटल का। क्या क्लियर है बात, बोलिए यह वाली, आया ना। हाँ। चलो आगे देखें। अब चार घाटा है, ठीक है, चार घाटा से संबंधित है। सबसे ज्यादा पहला वाला पूछा जाता है, तो देखो, एक तो 25 26 जो बीत गया, मार्च तक खत्म हो गया, उसका संशोधित अनुमान, और फिर अगले बजट में क्या घाटा लगने वाला। ठीक है, चीजों की पूर्ति फिर क्या की जाती है, जैसे मान लो कि नहीं होता है, हमने इतना अनुमान लगाया कितना पैसा प्राप्त होना था, नहीं हुआ, खर्च का हम लोगों ने प्रपोजल रख दिया है, उसकी पूर्ति हम कहां से करेंगे, फिर हम लोन लेंगे। तो सरकार अपने क्या, अपने एक्सपेंडिचर को, खर्च को पूरा करने के लिए क्या करती है, लोन लेती है। ठीक है, उसी को घाटा कहते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार का है, हम लोग इकोनॉमिक्स वाले में पढ़ेंगे अच्छे से एक एक टर्म को। ठीक है, इसमें देखिए, पहले तो दिमाग में रखिए कि क्या क्या है।
फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, इसको शॉर्ट में याद रखते हैं एफडी से। रिवेन्यू डेफिसिट जो है, रिवेन्यू डेफिसिट जो है आरडी। प्रभावी राजस्व घाटा वाला क्या है, ईआरडी। और पीडी याद करना है इसको, एफडी, आरडी, ईआरडी, पीडी, इस क्रम में हमें मतलब याद करने के कारण से हम रखते हैं। क्या क्या बोले, एफडी, आरडी, ईआरडी और पीडी। देखो कि एफडी जो है, फिजिकल डेफिसिट, जीडीपी का कितना है, 4.4%, जो कि लगभग 15 लाख करोड़ रुपये हैं। और इस बार का 25-26 के बाद 26-27 में अनुमान है थोड़ा सा घट जाएगा। जितना घटेगा उतना अच्छा होगा, मतलब लोन आप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो 4.3 पर। लेकिन दिक्कत क्या है कि जीडीपी का साइज बढ़ेगा, परसेंटेज भले कम भी रहेगा, उसका ओवरऑल चीजें मतलब रुपया बढ़ ही जाएगा। लेकिन उससे मतलब नहीं है ना, पैसा आपके पास ज्यादा है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यह वाली एफडी बढ़ना नहीं चाहिए। 3.5% का टारगेट था कि 3.5% पे ले जाना है, लेकिन हो नहीं पाया। तो पहला क्या बोले, एफडी, फिर बोलिए आरडी, ईआरडी, पीडी। एफडी में दो को याद किया हम लोगों ने, एक तो 4.4%, जो 25-26 के लिए था, और 26-27 के लिए 4.3%। यहाँ पे है 15 लाख करोड़, यहाँ पे कितना है, 16 लाख करोड़। यही है ना। इसके बाद आरडी की बात करें, रिवेन्यू डेफिसिट, देखिए दोनों में क्या है, 1.5%। ठीक है, 5.26 लाख करोड़, और यहाँ 5.9। यह भी इतना याद नहीं होगा, लेकिन हाँ 1.5% आपके दिमाग में चलना चाहिए, 1.5% वाला। प्रभावी राजस्व घाटा यहाँ कितना है, 0.6 है, और यहाँ 0.3 है, यानी आधा उधर है। और प्राथमिक घाटा 0.8, और यहाँ है 0.7। तो क्या क्या बोला हम लोगों ने, बात किया कि 4 प्रकार का घाटा, एफडी, आरडी, उसमें में ई जोड़ दीजिए थे, ई आर डी, लास्ट में पीडी। पीडी कितना है, 0.8 और 0.7। पीडी कितना है, ये देखो, इसको दोनों एक साथ ही से याद कर रहे हैं कि एक है जो संशोधित, और एक है जो 26-27 के लिए, 26-27 के लिए। तो पीडी बताइए 0.8 और 0.7। ई आर डी 0.6, 0.3। आरडी वाला कितना है, 1.5, 1.5। और एफडी कितना है, 4.4, 4.3, 4.4, 4.3। सब किसका है, जीडीपी का होता है ना। तो 15 लाख, 15.5 लाख करोड़ किसका है, एफडी वाला, 25-26 वाला। 16.95 लाख करोड़ किसका है 26-27 वाला। है ना, 26-27 वाला। ये अभी नहीं याद करना है, मेन अभी मेन धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में चलने लगा होगा। ठीक है, क्या चलने लगा होगा, ये वाली बात। कौन वाली बात, ये वाली। ठीक है, जिसमें ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब 5 बॉक्स हो गया, 4 बार काट दिए तो नहीं। ये हो गया नाम वाला, ये हो गया 26-27, सॉरी 25-26, और अगला 26-27 का।
नहीं, इसको छोड़, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो, अब बताना जरा, यह याद हुआ या नहीं याद? सबसे पहले यहाँ FD, फिर आर डी। RD, ERD और PD, यही है ना? जिसमें यह वाली बात हम लोगों ने किया था कब का? 25-26, यह 26-27। 26-27। बताना जरा, 4.4 इसका FD बताओ, FD बताओ। 4.4 था जीडीपी चार का। पॉइंट चार ये कितना था? 4.3, सब GDP 4.3। का है ना? अच्छा, RD वाला दोनों में? एक फिर पॉइंट पाँच। ERD बताओ, 0.6, 0.3। और PD बताओ। 0.8 और 0.7। 0.7। तो एफर्ट लगाने पे याद होती है। ठीक है, जब ये याद हो गया तो धीरे धीरे वह वाली भी याद हो जाएगी, लेकिन ना भी याद हो तो अभी दिक्कत नहीं। तो यह हमारी 5वीं पॉइंट हो गई है। ठीक है, अगली बात, रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? समझ रहे हो कि टोटल जो पैसा है जो सरकार खर्च कर रही है, तो पैसा आएगा कहाँ से? और पैसा जब सरकार कमाती है, लोग टैक्स देते हैं, है ना? तो फिर पैसा कहाँ कहाँ जाता है? एक तो देखा, 53 लाख करोड़ खर्च करना है, जिसमें दो प्रकार का खर्च है, याद है? एक 35 लाख करोड़ का, एक 18 लाख करोड़ का। किसमें था? 35 रिवेन्यू वाला, कैपिटल वाला 18। वो खर्च वाला का था, प्राप्ति का, रिसिप्ट का था कि एक्सपेंडिचर का? बताओ, रिसिप्ट। बोलो। रिसिप्ट का था। और खर्च वाला में क्या है? 41 और 12। अब देखिए, 2026-27 में टॉप 4 की बात करें, जहां पे पैसा आएगा और जाएगा, इसकी बात सबसे ज्यादा, है ना? हम क्या ले रहे हैं? उधार, 24%। मतलब पैसा जो आता है 24% उधार से, फिर 21% इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से यानी निगम कर से 18, और GST से 15। देख रहे हो? 24 में से 3 घटाओ 21, 21 में से 3 घटाओ 18, 18 में से 3 घटाओ 15, है ना? सबसे ज्यादा उधार लिए इनकम टैक्स से 18, 21, कॉर्पोरेट से 18 और GST से 15। इसके बाद देखो, राज्यों का हिस्सा में पैसा चला जाता है 22%। जैसे कोई सामान आप ऑनलाइन कराते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि सामान कहाँ से खरीद रहे हैं, तो बिहार से। बिहार सरकार को भी टैक्स जाएगा, केंद्र सरकार को जाएगा, डेस्टिनेशन टैक्स, IGST लगता है। खैर, तो सब पैसा केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, लेकिन फिर हिस्सा ही देगा। और भी कई अलग अलग प्रकार के टैक्स हैं इसमें। इसके बाद देखिए, पैसा उधार लिया है तो उसका ब्याज भी देगा, ब्याज में 20%। फिर केंद्र क्षेत्र की योजना, 17% उसमें, और रक्षा पे 11% खर्च हो, है ना? यानी 22 शुरू हुआ, फिर 20 है, फिर 17 है। नहीं, कितना कितना?
चलिए चारों बोलिए, ये चार गो इधर चार गो इधर है। रुपया आता है पहले बताइए। उधार से 24%, इनकम टैक्स से 21%, निगम कर से 18% और जीएसटी से 15%। 15%। 15%। ठीक है। इसके बाद आपका रुपया जाता है तो राज्यों का हिस्सा 22% हो गया, ब्याज देंगे 20%, केंद्र का योजना है 17%, और रक्षा क्षेत्र पर कितना 11%। एफडी, आरडी, ईआरडी, पीडी याद है कि नहीं बताओ? हम्म। याद है? हाँ। याद है, लेकिन वहां तो एफडीआरडी इस वे में नहीं है। चलो पीडी बताओ तो जरा जल्दी से। 0.8 और 0.7। 0.8, 0.7। अगला ईआरडी, 0.6 और 0.3। आरडी, 1.5, 1.5, एफडी 4.4, 4.3। 4.3, है ना? अब तो दिमाग ऊपर वाला से हट गया होगा। अब जरा बताना, क्या बताना कि पैसवा जो है आता कहाँ से उधार। और जाता कहाँ है? तो बताओ, आता सबसे ज्यादा उधार से। उधार। ये उधार से परसेंट? कैसे आता होगा? %। अरे उधार क्या, उधार लेगा सरकार, वर्ल्ड बैंक से लेता है, अलग अलग एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेगा। ठीक है, विकास के नाम पे पैसा लिया जाता है, अलग अलग योजनाओं को चलाने के लिए पैसा लिया जाता है। ठीक है, तो 24%। फिर अगला क्या था, इनकम टैक्स से बताओ। 21%। 21%। 21%। निगम ठीक है, से 18। और 18%। और कौन था? निगम निगम से निगम 18। कर से 18% और जीएसटी से। 15। 15%। अच्छा, पैसा जाता है बताओ। सबसे 22%। पहले स्टेट का हिस्सा वाला, फिर क्या करेगा, इंटरेस्ट भरेगा, जो पैसा लिया है इंटरेस्ट भी भरेगा। और बताओ, है ना, लोन अलग अलग प्रकार का, जो पैसा लेता है ना, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, इस वे में। अगला बताओ, इंटरेस्ट पेमेंट हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं, और फिर अगला कौन है, डिफेंस। अच्छा, स्टेट डिफेंस। का हिस्सा में कितना जाता था, 22%। 22। इंटरेस्ट में कितना, 20। 20%। स्कीम पे कितना, 17। 17%। और डिफेंस पे कितना, एकदम शुभ 11। शुभ 11%। ठीक है, याद हो रहा है, इट मीन्स। अच्छा ये बताइए, तीन गो था मार्गदर्शिका सिद्धांत। पहला क्या था, दुविधा दूर करना है, दूसरा लोक लुभावन बात नहीं करना है, और बयानबाजी। तीसरा बताओ जरा, बाजार बयानबाजी उधार। नहीं, क्या करना है, सुधार करना सुधार। है। तो ये हो गए इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, इतना आपको याद हुआ। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट खंड में अब हम बात जो करने जा रहे हैं वह किसका, बजट भाषण का। ठीक है, बजट भाषण में भी पार्ट ए और पार्ट बी है, खंड 1 और 2। इसमें देखोगे तो क्या है भाई, सरकार का संकल्प हमारे गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना। इस संकल्प को पूरा करने के लिए 3 व्यापक कर्तव्य प्रस्तुत किए गए हैं। किस पे फोकस है सरकार का, बताइए? हमारे गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग, इन पर।
3 व्यापक कर्तव्य हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा की बात करें। पहला कि आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना, ये पहला हो गया। मतलब डेवलपमेंट का पेस को है जो क्या करना है, बढ़ाना है। पहला कर्तव्य हम लोगों ने देखा क्या, आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा सबका साथ, सबका विकास। तो कितने कर्तव्य रखे हैं, गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों को लेकर के, गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के लेकर 3 ड्यूटी। पहला कहा कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इसके पेस को बढ़ाइए और एटलीस्ट मेंटेन भी रखिए। ठीक है, जैसे स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि पढ़ाई की गति को बढ़ावा देना एटलीस्ट, नहीं तो जितना पढ़ रहे कम से कम उतना पढ़ना। इसके बाद है जो जो लोगों का आकांक्षा है उसको पूरा करना। एस्पिरेशन लोगों का है, मतलब लोग जो चाहते हैं इसको पूरा करना। और तीसरा सबका साथ, सबका विकास, इसका विजन। तो पहला बतलाओ क्या, आर्थिक विकास को गति देना और उसको मेंटेन रखना, लोगों का आकांक्षा को पूरा करना, सबका साथ, सबका विकास। यह नेक्स्ट पॉइंट हो गई। ठीक है, यहां से संभावना है कि बना देगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाना शुरू किया है, तो इसको ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। पहला क्या, आर्थिक विकास। अब इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, आर्थिक विकास को गति देना है, आकांक्षा को पूरा करना है, सबका साथ, सबका विकास। तो जब रिपीट होगा तो हो जाएगा कब। तो पहला कर्तव्य क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ाना, उसको मेंटेन करना। अब इसमें क्या है, 6 क्षेत्रों के पहलों का प्रस्ताव है। कितने क्षेत्र, 6। जिसमें पहला हम बात करें तो क्या है, देख रहे हो, 7 रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना। किस क्षेत्र में, रणनीतिक और फ्रंटियर। इसमें खाली ध्यान से भी सुनना है, फिर रिपीट करेंगे तो चीजें याद रहेगी। बायो फार्मा शक्ति, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार की रणनीति की घोषणा की गई। मतलब जो मेडिकल क्षेत्र है उसमें क्या करना है, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सब कुछ लगाइए और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाइए, इसकी बात। ठीक है, भारत को वैश्विक बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाना है और इसके उद्देश्य अगले 5 वर्ष में कितना करोड़, 10,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया जाए। तो 10,000 करोड़ से बनेगा बायो फार्मा, है ना, का विनिर्माण केंद्र। इसके लिए 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, है ना, NIPER, निपर स्थापित किए जाएंगे। बिहार में भी है, हाजीपुर में। और
देश में 100 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स केंद्रों का एक सुदृढ़ नेटवर्क तैयार किया जाए। तो पहला इसमें क्या है बताइए, बोलिए। बायो फार्मा शक्ति बनाना है इंडिया को, ताकि स्वास्थ्य सेवा में सुधार करे। इसके लिए पैसा कितना खर्च करेगा भाई? 10,000 करोड़, है ना। कितने कितने नए नीपर खोले जाएंगे? 3 नए नीपर खोले जाएंगे, ठीक है। और हजारों क्या खोले जाएंगे? क्लिनिकल ट्रायल्स। सबका नेटवर्क अच्छा तैयार किया जाए। इसके बाद उपकरणों और सामग्री बनाने, फुल स्टैक इंडिया आईपी डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए क्या किया है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया है। यह इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि बायो फार्मा शक्ति बनाना है ना। भारत को क्या करना है? भारत को वैश्विक बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। फिर इंडिया में क्या हो? सेमीकंडक्टर रिलेटेड सभी सारी चीजें बने, सप्लाई चेन हमारा मेंटेन हो, स्ट्रांग हो। इसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आया है, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 2025 में आरंभ इलेक्ट्रॉनिक्स कल पुर्जे विनिर्माण योजना को गति देने के लिए बजट बढ़ा करके कितना किया गया है? 40,000 करोड़ रुपया बजट बढ़ा दिया। 10,000 करोड़ किसके लिए है? बायो फार्मा के लिए, है ना। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है। इसके बाद 40,000 करोड़ रुपया इसके लिए आरंभ इलेक्ट्रॉनिक्स कल पुर्जे निर्माण को गति देने के लिए। फिर देखिए, खनन, माइनिंग, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण, इसको प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु रेयर मेटल्स कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, है ना। डेडिकेटेड रेयर मेटल कॉरिडोर, जिससे खनिज समृद्ध कौन है? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को सहायता देने का इसमें प्रस्ताव। कहां कहां है? तो ओडिशा, बगल में कौन है? आंध्र प्रदेश, नीचे में कौन है? तमिलनाडु, इधर में कौन है? केरल। यही 4 राज्य, ठीक है। 4 राज्य यही वाला। तो क्या है? समर्पित डेडिकेटेड रेयर मेटल गलियारा। कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन? इधर से बढ़ जाइए, नीचे की ओर आइए और इधर आ जाइए। बोलिए। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, देन केरल, देन केरल। इसके बाद घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने और यानी अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाएंगे तो आयात घट जाएगा, इंपोर्ट है जो घट जाएगा। के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर 3 समर्पित केमिकल पार्क, है ना। 3 क्या होगा? केमिकल पार्क बनाया जाएगा। तो 3 केमिकल जो पार्क बनाया जाएगा भाई, है ना, बताओ। 3 जो केमिकल पार्क बनाया जाएगा, उसका मेन काम क्या होगा? कि घरेलू जो रसायन है हमारे, घरेलू जो रसायन है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, विदेशों से हम कम मंगाएंगे। समर्पित गलियारा बताओ, दुर्लभ धातु गलियारा, इसमें क्या है बातें? इसमें क्या है? 4 राज्य को शामिल किया गया है। कौन कौन? ओडिशा,
आंध्र उड़ीसा, प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। केरल। केमिकल पार्क कितना बनाएगा? ए, 3। सी से पकड़ोगे, सी ABC में तीसरे नंबर पे आता है, तो 3 केमिकल पार्क। ठीक है, 3 केमिकल पार्क हैं। इसके बाद आपके दुर्लभ धातु गलियारा कितने? 4 राज्यों में। फिर आरंभ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बात, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात, 3 है जो नए नीपर, 3 है जो नए नीपर बनाए जाएंगे। ठीक है, बायो फार्मा से संबंधित। चलिए, पूंजी समान क्षमता मजबूत करना, इसके लिए डिजिटल सेवा ब्यूरो लाया गया है। डिजिटल रूप में सक्षम स्वचालित सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों पर CPSE द्वारा हाईटेक टूल स्थापित किए जाएंगे। किसके द्वारा? मतलब समझ रहे हो, एकदम आधुनिक टेक्निक वाला टूल, डिजिटल सेवा ब्यूरो के अंदर। तो डिजिटल सेवा ब्यूरो ये क्या करेगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। ठीक है, ये क्या करेंगे? स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता के कल पुर्जों का बड़े पैमाने पर कम लागत से डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का अब कोई जोड़ ही नहीं है, भारत उस पर काम ही नहीं किया उतने अच्छे से। ठीक है, खैर, तो यह ध्यान रखेंगे, डिजिटल सेवा ब्यूरो मतलब क्या करना? डिजाइन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैसा कम लगे, ज्यादा से ज्यादा उसका क्या हो? हाई क्वालिटी प्रोडक्शन हो। इसके लिए यह काम कर रहा है, डिजिटल सेवा ब्यूरो काम कर रहा है। विनिर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या करना? सुदृढ़ करना, उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत CIE के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निर्माण संवर्धन और अवसंरचना उपकरण योजना जो है ना, इसकी शुरुआत की जाएगी। मतलब समझ रहे हो, ओवरऑल मतलब अच्छा क्वालिटी का हम क्या करें? कोई भी सामान बनाए तो उसका क्वालिटी अच्छा हो। ठीक है, इसको सुदृढ़ करने की बात की जा रही है। कंटेनर विनिर्माण 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए के बजट के आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना लाने का प्रस्ताव। अब सोचो, है ना, कि दिक्कत कितना है। कंटेनर में क्या होता है? जहाज वहाज पे कई सारे, समुद्री जहाज पे देखे हो कंटेनर लदा हुआ, कई सारे सामान आते हैं उस पे जाते हैं। तो कंटेनर विनिर्माण योजना, विनिर्माण सुदृढ़ीकरण, डिजिटल सेवा ब्यूरो, ये सब है। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यदि बनाएगा तो। इसके बाद है वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना। इसके लिए वस्त्र, है ना, कपड़ा से संबंधित, यह थोड़ा अच्छा है। राष्ट्रीय फाइबर योजना, रेशम, ऊन और जूट, पिछली बार दलहन वाला क्वेश्चन पूछा था। जैसे क्या है, कैसे फाइबर है? नेचुरल फाइबर, रेशम, ऊन, जूट। साथ साथ में मानव निर्मित जो फाइबर हैं, नए जमाने के जो फाइबर हैं, इसमें क्या हो? हम सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। एटलीस्ट यदि हम एक्सपोर्ट नहीं करें तो इंपोर्ट भी ना करना पड़े। तो राष्ट्रीय फाइबर योजना, है ना, यह क्या है? प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं जो नए जमाने के जो फाइबर हैं, है ना, नए जमाने के जो फाइबर हैं, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात कही गई है। इसके बाद देखिए, तकनीकी एवं क्लस्टर सहायता, मशीनरी
प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परीक्षण तथा प्रमाणन, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन केंद्रों के लिए पूंजी सहायता के साथ आधुनिक पारंपरिक क्लस्टर के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना। इसका नाम क्या है? वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना शुरू की जाए। इसको मतलब एक बार ऐसे सुनना है बस, बहुत ज्यादा इस पे जोर देने की जरूरत ना है ना। तो वस्त्र के लिए क्या क्या बोला गया? एक तो राष्ट्रीय फाइबर योजना लाया है, और फिर टेक्नोलॉजी और क्लस्टर सहायता है ना शुरू किया है। इसके बाद देखिए चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, बड़ा बड़ा, ठीक है, टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया। इसमें देखिए खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव। क्या है नाम? ताकि जैसे शुरुआती दौर में जब हमारे यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे तो उसके पहले क्या था? हथकरघा उद्योग था। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव। इसके बाद ग्रामीण विकास को लेकर के क्या है, ये सब है जो देख रहे हो, सब कपड़ा वगैरह से जनरली संबंधित। तो देश के जो बुनकर हैं, ग्राम उद्योग, एक जिला एक उत्पाद पहल, ग्रामीण युवाओं को लाभ। तो स्कीम तो बड़ा अच्छा अच्छा देखने को मिलता है। अभी आप स्टेशन पे जाएंगे तो सब जगह पे लगा होगा एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और डिस्ट्रिक्ट का कई सारा प्रोडक्ट ही कुछ नहीं दिखता है, और वो काउंटर भी बहुत जगह पे ऐसी बंद पड़ा है स्टेशन पे आप जाएंगे तो। कारण क्या है कि प्रोडक्ट बिकने का नहीं कारण है, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीजें रखते हैं लोग, लेकिन बहुत ही महंगा है और उस जिला का होता भी नहीं, ठीक है। तो यह है जो रियल मायने में कहें तो फेल दिखता है ना इनिशिएटिव। आगे देखिए वैश्विक पहुंच, वैश्विक बाजार संपर्क। अब देखिए हम प्रोडक्शन करेंगे, कितना भी अच्छा बनाए, और हम ब्रांडिंग नहीं करें तो फिर बड़े लेवल पे चीजें नहीं जा पाएगी, मुनाफा ज्यादा नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कि हम ही पढ़ा रहे और हम क्या करें, जैसे कुछ लोगों तक अभी लिमिटेड है, तो क्या होगा? पहुंच जब तक नहीं बनेगी, ब्रांडिंग जब तक नहीं होएगी, तब तक अपना स्किल का क्या होता है, प्रदर्शन नहीं हो पाता है सही जगह पे। उसी तरह की बात यहाँ है कि वैश्विक पहुंच बनाना क्या है, जरूरी है ना। वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता, उत्पादन, इन सबको समर्थन मिले। बिहार में तो यह वाली गुण और नहीं, ठीक है। खैर, विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, ठीक है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को क्या करना है, अपग्रेड करना है। अब एआई आ गया है हर जगह पे, अब सब में क्या एआई को इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि चीजें और क्या हो, अच्छी। तो प्रतिस्पर्धा, दक्षता में सुधार हो, और 200 लिगेसी औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार, ठीक है। जो पुराने इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, इसको क्या करना है, रेजुवेनेट करना है। इसके बाद चैंपियन एमएसएमई बनाना और सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन करना, ठीक है। चैंपियन के रूप में विकसित करना है। त्रिस्तरीय दृष्टिकोण के अंतर्गत कितना, 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन के साथ साथ आप देखेंगे कि एमएसएमई ग्रोथ फंड शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। आत्मनिर्भर भारत कोविड के टाइम में चला था,
तो आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन वर्ष 2021 में 2000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बनाए गए कितना 2000 करोड़ आत्मनिर्भर फंड को समर्थन जारी रहेगा। यानी इंडिया को क्या बनाना है, सेल्फ रिलायंट। इसी में कई लोग जब वो आया था तो बोला कि इंडिया क्या आत्मनिर्भर बन जाएगा, विदेशों से सामान नहीं मंगाएगा। देखो आज 5 वर्ष लगभग हो चुके, छठा वर्ष, 6 वर्ष, लेकिन उतना प्रोडक्टिव चीजें दिखती नहीं। ठीक है। इसके बाद है जो कॉरपोरेट मित्र कैडर का विकास। कॉरपोरेट मित्र कैडर, जहां पे टीयर 2 टीयर 3 शहरों में कॉरपोरेट मित्र कैडर को विकसित करने के लिए क्या है, ICAI, ICSI, फिर ICMAI जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये सब क्या है, संस्था है। अब देखो कॉरपोरेट मित्र, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 मतलब समझते हैं, जैसे पटना टीयर 2 सिटी में आता है। दिल्ली, मुंबई जो महानगर है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ये सब क्या है, टीयर 1 में आते हैं। पटना टीयर 2 में आता है, रांची टीयर 2 में आता है, और फिर बाकी इससे जो छोटे शहर हैं वो टीयर 3 में आते हैं। लेकिन कई मायनों में आप देखेंगे, हम तो स्टूडेंट के नजरिए से ही देख लें, दिल्ली से ज्यादा महंगा पटना है। ठीक है। खैर, तो जैसे पटना जैसे शहरों में क्या है, जो कारपोरेट मित्र हैं, जो बिजनेसमैन हैं, है ना, उनको क्या करना, खोजना और उनसे उनके अनुभव का लाभ उठाना, या फिर उनके पास पूंजी है उसका लाभ उठाना। ठीक है, मतलब ओवरऑल चीजों को बेहतर करना है। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित घोषणा, अब संरचना से संबंधित। ठीक है, अब संरचना मतलब समझते हो, रेल बनना, रोड बनना, ठीक है, बिजली की व्यवस्था होना, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। समझे। लेकिन हमारे यहाँ देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा तो शहर को देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनेगा 2 साल में गायब, है ना, किस प्रकार का बनता है पता नहीं। खैर, अब देखिए, अब संरचना घोषणा, तो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 26-27 में क्या किया गया है, इसको बढ़ा कर करके 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का बात किया गया। ठीक है, पूंजीगत मतलब समझ रहे हो, कैपिटल वाला। और याद है कि कितना, 41 लाख करोड़ क्या था, राजस्व व्यय, और 12 लाख करोड़ याद किए थे ना, वही वाला है। यह पिछले वर्ष के बजट अनुमान से, है ना, जो कि कितना था, 11.2 लाख करोड़ से कितना है, 9% अधिक, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर ऋण दाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम ग्रांट फंड, है ना, अवसंरचना जोखिम ग्रांट फंड स्थापित करने का प्रस्ताव, जिसे पैसा लेगा कहां से, बैंकों से, है ना। अब पैसा बैंक को नहीं लौटा तो इसके लिए जोखिम गारंटी फंड लाने की बात करी गई। इसके बाद देखिए समर्पित REIT, हिंदी वाला में और मुश्किल होता है शॉर्ट फॉर्म को पढ़ना। ठीक है,
स्थापित करने के जरिए सीपीएससी की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्ति के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को क्या करना है, तेज करना। इसके बाद डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पूर्वी भारत में दानकुनी, जो कि पश्चिम बंगाल से पश्चिमी भारत के सूरत यानी गुजरात को जोड़ने के लिए क्या किया है, समर्पित माल गलियारा स्थापित करने का प्रस्ताव है। और यह कितना किलोमीटर, 2100 किलोमीटर। ये समझते हो डीएफसी का मतलब? जो मालगाड़ी सबसे ज्यादा भारत सरकार को फायदा किसमें होता है, लोगों को ढोने में नहीं, मालगाड़ी से फायदा ज्यादा होता है। तो हमारे यहाँ देखोगे क्या होती, जिस ट्रेन पे यात्री वाला ट्रेन दौड़ती है उसी पे मालगाड़ी भी दौड़ती है। लेकिन इसको डेडिकेट कर दिया है किसको, कि ऐसा रूट रहेगा जो खाली उस पे मालगाड़ी दौड़ेगी। तो क्या होगा, डिले भी नहीं होगा, कम समय में पहुंचेगा, तो है ना, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, किसी को परेशानी भी नहीं होगी। इसके बाद देखिए, थल वाला हो गया, राष्ट्रीय जल मार्ग, 5 वर्ष में 20 नए जल मार्ग शुरू किए जाएंगे। शुरुआत कहां से की जाएगी, ओडिशा का नेशनल वाटरवेज 5 से होगी, जो तालचर और अनुगुल के खनिज क्षेत्रों में पारादीप और धमरा बंदरगाहों को जोड़ेगा। समझ रहे हो, पानी में स्टीमर लगा देगा, उससे चीजों को ढोएगा। ठीक है, इसके बाद अपेक्षित श्रम शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैसे काम करना है। ठीक है, कैसे अच्छा काम करना। तटीय नौवाहन, तटीय नौवाहन मतलब समझ रहे हो, तटीय क्षेत्र में, समुद्री इलाका में, तो अंतरदेशीय जलमार्ग और तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी 6 से बढ़ा करके, यह भी एक टारगेट ही है, टारगेट वाला में ध्यान रख सकते हैं कि 6 से बढ़ा करके 12% करना है। कब तक, 2047 तक तटीय नौवाहन को 6 से 12% कर। इसके बाद अब देखिए सी प्लेन योजना, है ना, सी प्लेन योजना दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन विजिबिलिटी गैप फंडिंग योजना शुरू की जाएगी। साथ ही सी प्लेन के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, जो नहीं दूर दराज का इलाका है, वहां पे नॉर्मली नहीं जाया जा सकता है, तो उसके लिए सी प्लेन। प्रशिक्षण संस्थान देखिए, जल मार्गों के आवश्यक जनशक्ति यानी मैन पावर विकसित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं के क्षेत्रीय क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी रीजनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में स्थापित किया जाए। इसके बाद दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता को सुनिश्चित करना, कार्बन टैक्स उपयोग और भंडारण के विकास के लिए अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए कितना पैसा है, 20,000 करोड़ रुपया आवंटित करने का घोषणा किया गया। इसके बाद शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास, प्रत्येक शहर में क्या होगा, इकोनॉमिक एरिया होगा, है ना, सिटी इकोनॉमिक एरिया। ठीक है, यानी सिटी इकोनॉमिक रीजन, और 5 वर्ष में ही करेगा कितना खर्चा, कितना, 5,000 करोड़। ठीक है, आप देखो ये आ रहा है, आना चाहिए, बट काम भी तो होना चाहिए। देखो स्मार्ट सिटी का प्लान लाया सरकार ने, ठीक है, आज तक देखो कितने वर्ष बीत गए,
और स्मार्ट सिटी बनाने, बस कागजों में है कि पटना स्मार्ट सिटी है। आगे देखिए, तो प्रस्ताव आना अच्छी बात है, पहल अच्छी बात है, काम करना उससे अच्छी बात है। ठीक है, तो कुछ सुधार करने की तो जरूरत है, गुंजाइश है काम करने के तौर तरीके में, करवाने के तौर तरीके में, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने। आगे देखिए, पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणाली को प्रोत्साहित यानी प्रोत्साहन देने के लिए साथ क्या किया है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली, वाराणसी, वाराणसी से सिल्लीगुड़ी। ठीक है, यह क्या है, कितने 7। क्या बोला, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, सबको देख रहे हो जोड़ रहा है। फिर दिल्ली से वाराणसी, अब वाराणसी से सिलीगुड़ी, सबको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। कौन कौन है, मुंबई पुणे, फिर पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से 2 जगह, एक बेंगलुरु हो गया, फिर चेन्नई हो गया, फिर चेन्नई से बेंगलुरु, बेंगलुरु, तीनों को जोड़ देगा कि जहां जाना है जाइए। ठीक है, और बताओ, दिल्ली से वाराणसी, है ना, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, 7 को। पर्यावरण अनुकूल हो, टिकाऊ हो। इसके बाद देखिए, वित्तीय स्थिरता, समावेशी विकास और उपभोक्ता सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग, यह टर्म ध्यान रखना है, यह थीम, विषय पर उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है। विकसित भारत के लिए बैंकिंग, सब कुछ यदि विकसित भारत का लक्ष्य है ना, टारगेट तो बड़ा अच्छा रखा गया है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग काम भी होने चाहिए, तो बैंकिंग भी हमारा विकसित होने चाहिए, इसके लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इसको पुनर्गठित करने का प्रस्ताव। विदेशी निवेश नियमों में सुधार है, भारत की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन और उपयोगकर्ता अनुकूल रूपरेखा तैयार करने हेतु तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव। ठीक है, याद है निवेश में टॉप पे कौन था, भारत का, भारत का और दुनिया का बताओ। दुनिया में अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार यूएस, अमेरिका, और इंडिया में कौन था, आंध्र प्रदेश। चलिए, म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन योजना, बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 करोड़ से अधिक का सिंगल बॉन्ड जारी करने पर कितना, 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन का प्रस्ताव। ये सब इतना बात जो है पहला कर्तव्य के अंतर्गत। दूसरा कर्तव्य की बात करें, दूसरा क्या था, लोगों की आकांक्षा को पूरा करना है। अब पहला क्या था बताओ, पहला था कि आर्थिक विकास को गति देना है, और आर्थिक विकास को गति देना है तो क्या करना होगा बताओ, बायो फार्मा बनेगा, नीपर जैसे 3 संस्थान बनेंगे, इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन आएगा 2.0, फिर से 40,000 करोड़ रुपया आरंभ इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर करके है, दुर्लभ धातु का गलियारा है, 3 केमिकल पार्क हैं, डिजिटल सेवा ब्यूरो है ना, फिर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़िया करना है, कंटेनर बनाना है, राष्ट्रीय फाइबर योजना वस्त्र को लेकर के है, तकनीकी क्लस्टर है, फिर और बताइए मेगा टेक्सटाइल पार्क है, वस्त्र विस्तार योजना है ना, वस्त्र विस्तार योजना है। इसके बाद आपका महात्मा गांधी स्वराज पहल है,
ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, ग्राम उद्योग, ग्रामीण युवा, इन सबको है जो थोड़ा अच्छा करना है। हमारा क्या करना है, संपर्क, ब्रांडिंग, इन सबको है जो बेहतर करना है, बेसिक पहुंच बढ़ाना है। तो फिर क्या करना है, चैंपियन एमएसएमई, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन, कारपोरेट मित्र कैडर का विकास। अब संरचना को लेकर करके हम लोगों ने बात किया कि 12.2 लाख करोड़ रुपया खर्च करना है इस बजट के अकॉर्डिंग। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जोखिम जो फंड है ना, इसको स्थापित करना है। फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना है, कहां से कहां, पश्चिम बंगाल से लेकर करके कहां तक, गुजरात तक, है ना, गुजरात तक। इसके बाद आपका 5 वर्ष में कितने वाटरवेज, 20 नया, है ना, 20 नया। फिर तटीय परिवहन 6 से कितना परसेंट 2047 तक करना है, 12%। जहां 12%। पे क्या है, जहां पे पहुंच नहीं सकते उसके लिए कौन सा योजना है, सी प्लेन योजना, है ना, सी प्लेन योजना है। इसके बाद है जो आपका क्या करेगा, मैन पावर को प्रशिक्षित करने के लिए रीजनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोलेगा, है ना। फिर 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्बन टैक्स उपयोग एवं भंडारण के लिए 20,000 करोड़ रुपया। फिर क्या है, शहरी आर्थिक क्षेत्र का क्या करेगा, विकास, 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया। यही तो पढ़े थे, देख रहे हो, तो रिवीजन होता, पढ़ने में टाइम लगे। फिर रिवीजन केवल की पॉइंट से करना है, ठीक है। तो लास्ट में हम तो रिवीजन या फिर इसको क्या कर देंगे, एक अलग सेपरेट वीडियो में कर देंगे, है ना, रिवीजन वाला। तो अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है। फिर बैठ करके मान लिया कि खुद से पढ़ना है तो इसका स्पीड बढ़ा दीजिए, फिर देखिए इसको। बाकी तो एक शॉर्ट वाला, है ना, 15 से 20 मिनट में पूरा, 15 मिनट 10 मिनट का होगा पूरा बजट वाला पार्ट रिवीजन। 7 कॉरिडोर हम लोगों ने मैप से याद किया, कहाँ सबसे पहले, मतलब मैप एक छोटा सा बनाया था हमने, जिसमें मुंबई पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु चेन्नई, फिर चेन्नई से बेंगलुरु, फिर दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी वाराणसी, से सिलीगुड़ी। वाराणसी से इसके बाद सिलीगुड़ी। देखिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग भी लाना है ना। फिर पीएफसी और आरईसी को पुनर्जीवित पुनर्गठित करना है। पैसा जो हमारे यहाँ निवेश होता है तो इसका प्रबंधन ठीक से करना है, ठीक है। म्युनिसिपल बॉन्ड को लेकर करके 100 करोड़ रुपया का प्रोत्साहन देगा। यह किसका था, हमारा इकोनॉमी को गति देने के लिए, लेकिन अब लोगों का आकांक्षा पूरा करना है, जो लोग चाहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीजें हैं। दूसरा कर्तव्य, 3 कर्तव्य है ना टोटल ए वाला में। तो दूसरा कर्तव्य, विकसित भारत के मुख्य प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना, है ना। क्या बोला जा रहा है, विकसित भारत है तो इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, सेवा क्षेत्र, जैसे देखोगे कोई भी देश विकसित हुआ है ना तो उसका सेवा क्षेत्र बड़ा अच्छा काम किया है ना। सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। सेवा क्षेत्र, तभी तो लोगों को रोजगार वगैरह मिल पाएगा। इस पे ध्यान केंद्रित और आवश्यक उपायों की सिफारिश के लिए शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमिता, शिक्षा हमें मिले, उससे रोजगार हो, और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप वाला क्वालिटी विकसित, पर एक उच्चाधिकार प्राप्त अस्थायी कमेटी बनाने का प्रस्ताव, हाई लेवल का अस्थायी कमेटी, ठीक है। यह निर्णय वर्ष 2047 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी कितना, 10% पहुंचाना, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी भागीदारी 10%, अभी लगभग 2 से 2.5% है मैक्सिमम, ठीक है, बहुत कम है। इसको 2047 तक कितना करना है, 10%। आगे देखिए, तो इसमें क्या करना है, आकांक्षा को पूरा करना है, लोगों के आकांक्षा को, तो सेवा क्षेत्र पर फोकस करना पड़ेगा। सेवा वह तभी दे पाएगा जब ऐसा शिक्षा मिले जो रोजगार में काम आए, है ना, उद्यमिता बनने में, उद्यम बनाने में काम आए। आगे देखिए, तो विकसित भारत के लिए अब क्या, पेशेवर लोगों को तैयार करना है, ठीक है।
इसके लिए ऊपर में भी हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग तरीके का पेशेवर। जैसे ब्रिटेन जैसे देश में जाएंगे ना, सब इंडियन डॉक्टर है। अमेरिका में इंडियन क्या है, इंजीनियर भरा पड़ा है। ठीक है। जापान की जनसंख्या बूढ़ी हो चुकी है, वहां पे लोगों की जरूरत है, लेकिन लोग क्या स्किल्ड होने चाहिए, बात भी तो करने आना चाहिए। ठीक है। वहां तो रा रे नहीं चलेगा। ठीक है। हर जगह अकड़ नहीं चलेगा, वहां की लैंग्वेज भी आनी चाहिए, और अच्छे से पेश आएंगे तभी रखेगा भी। ठीक है। तो व्यवहार को फॉर्मल भी करने की हमारे यहाँ जरूरत होती है। तो देखिए, पहला की स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, है ना। पहला क्या, स्वास्थ्य सेवा का पेशेवर बनाना, चाहे डॉक्टर हो, नर्सेस हो। इसके लिए क्या है, जो भी अभी संस्थान है उसको आधुनिकीकरण किया जाएगा। जैसे सरकारी वाले लोग हैं ना, वो नया टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करना चाहते। काम चल रहा है, मेरा नौकरी भी चल रहा है, तो क्या दिक्कत है, नहीं सीखे तो नया चीज। लेकिन सीख लेने से क्या होता है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन चाहते नहीं, प्राइवेट वाला करवा ही लेगा, जो नहीं करेगा तो भगा देगा। खैर, तो पेशेवर लोग को तैयार करना है, तो एक तो क्या हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रेनिंग वगैरह देगा, है ना। ट्रेनिंग देगा लोगों को, और संस्थान का आधुनिकीकरण करे। ठीक है। लेकिन दुख की बात है ना, कई बार लगता है कि हम सरकार का आलोचना कर रहे हैं, उसमें नहीं, लेकिन रियल मायने में जब देखते हैं ना कि लोगों को जब ट्रेनिंग देने का बात होती है, तो ट्रेनिंग देने वाले भी अपना खाली ड्यूटी पूरा कर लेते हैं, जो हो गया ट्रेनिंग। रियल मायने में नहीं बदलाव आ रहा। भारत तभी विकास करेगा जब बदलाव क्या हो, रियल मायने में धरातल पे हो। लोग फोर्सफुली नहीं सीखे, उसे अपना ड्यूटी माने। देखिए, अगले 5 वर्ष के भीतर 1 लाख नए स्वास्थ्य सेवा पेशेवर को जोड़ा जाएगा। 1 लाख नया। वृद्धों की स्वास्थ्य देखभाल और उससे जुड़ी सेवाओं को समाहित करते हुए देखभाल के लिए क्या, एक अच्छा परिवेश तैयार किया जाएगा, और कुछ वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। देखते हो, कई सारे लोगों को घर से निकाल दिया जाता है बुढ़ापा में, है ना। जब उनकी जवानी थी, वो कमाए, है ना, उस पे उसका बाल बच्चा ऐश किया, और जब, है ना, उनका शरीर थक जाता है तो देखने वाला कोई नहीं, है ना, तो लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो कई बार कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन देखभाल करने वाला नहीं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को ट्रेन भी किया जाएगा, जो बुजुर्ग लोगों का देखभाल कर। जब हम लोग का समय आएगा, उस समय का कंडीशन सोचो कि कितना खराब होने वाला है। ठीक है। नैतिक बल थोड़ा घट गया है, जिसके कारण से समस्याएं आती है। आयुष देखो, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ठीक है। परमानन परिवेश सर्टिफिकेशन को लेकर करके उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, यानी टेस्टिंग लैब। ठीक है। कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने तथा पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान। कई सारा देखोगे कि घरेलू नुस्खा से लोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते थे। ठीक है। लेकिन उसे धीरे धीरे, है ना, अंधविश्वास माना गया, चीजें कुछ कुछ नहीं भी ठीक होती थी, और कुछ
आवाज आ रहा? आवाज खत्म खत्म हो गया भाई। चलिए कोई नहीं। हम्म। अब देखिए, तो पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु जामनगर में क्या होगा? WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र उन्नयन का प्रस्ताव। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में सरकार 20,000 से अधिक पशु चिकित्सक को सुनिश्चित, मतलब इन पशु चिकित्सक को उपलब्ध कराएगा। मतलब समझ रहे हो, लोगों की समस्या पर इसमें फोकस किया गया। निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ, पैरा पशु सल महाविद्यालय, पशु अस्पताल, है ना, प्रयोगशाला, प्रजनन सुविधा, ऋण, सब्सिडी, ये सब योजना है जो पशुपालन को लेकर के शुरू। फिर ऑरेंज इकोनॉमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालय, 500 महाविद्यालय में क्या है, AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करना। कंटेंट क्रिएटर समझ रहे हो, है ना, रील बनाना, है ना, उसके लिए है जो फोकस है। इसके बाद है जो कंटेंट क्रिएशन भी अपने आप में कला है, ठीक है, लेकिन अब कई लोग हैं जो उसको दूसरे वे में पेश कर दिए, जिसके कारण से निगेटिव छवि बन गई। अब देखिए, शिक्षा को लेकर के यूनिवर्सिटी टाउनशिप, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। ये टाउनशिप प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास बनाई जाएगी ताकि शिक्षा और उद्योग दोनों में क्या हो, संबंध हो, सीधा शिक्षा और उद्योग में संबंध हो। महिला छात्रावास, VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग या पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित आवास प्रदान करना और उच्च शिक्षा इनमें क्या हो, बढ़े। पर्यटन को लेकर के देखिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है ना, इसको लेकर के है क्या है, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय अति तथ्य संस्थानों के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। गाइड को प्रशिक्षित किया जाएगा। एक पायलट योजना के तहत कितना, 20 पर्यटन स्थलों में कितने, 10,000 गाइड को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह IIM के सहयोग से 12 सप्ताह का एक उच्च गुणवत्ता वाला हाइब्रिड पाठ्यक्रम होगा। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत महत्व वाले सभी स्थान को डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को लेकर करके लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदि चनालुर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस, 15 पुरातात्विक स्थल को जीवंत एवं अनुभवात्मक सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। खेल की बात करें तो अगले दशक में खेल कूद के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के लिए कौन, खेलो इंडिया मिशन, खेलो इंडिया मिशन के अगले चरण का शुरुआत करने का प्रस्ताव है। इसके बाद देखिए, तीसरा कर्तव्य की बात करें, सबका साथ सबका विकास, है ना, जिसमें 4 क्षेत्र पे टारगेट किया गया है। किसानों की आय में वृद्धि, ठीक है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, मत्स्य पालन, 500 जलाशय और अमृत सरोवर को एकीकृत विकास विकसित मतलब उनका विकास किया जाएगा। पशुपालन तथा उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें उच्च मूल्य वाली कृषि, जिससे ज्यादा मतलब क्या हो, पैसा आता हो। सरकार उच्च मूल्य वाली कृषि फसल है
उनको समर्थन देगी। जैसे तटीय इलाका है, वहां नारियल होगा, चंदन, कोको, काजू, पैसा महंगा मिलता है ना। फिर नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ और पर्वतीय क्षेत्र में बादाम, अखरोट, खुमानी जैसे गिरीदार फलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाए। 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम या प्रस्ताव है। फिर देखिए, यह वाली तो अति इंपॉर्टेंट है, भारत विस्तार योजना, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट में भारत विस्तार का प्रस्ताव दिया गया है, जो बहुभाषीय एआई टूल है। एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधित प्रणालियों के लिए आईसीएआर है ना, पैकेज के साथ एग्री स्टैक पोर्टल के रूप में क्या किया है, इंटीग्रेट किया। ठीक है। इसके बाद दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, इसके लिए क्या है, दिव्यांगजन कौशल योजना शुरू की गई है, जो आईटी, एवीजीसी, हॉस्पिटलिटी, खाद्य एवं पेय पदार्थ क्षेत्रों में कार्य उन्मुख प्रक्रिया संचालित, मतलब जहां पे अच्छा काम कर सकते हैं, इनके लिए जो सुविधाजनक हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास, किसान को लेकर के चल रहा है, दिव्यांग को लेकर के चल रहा है। फिर देखो मेंटल हेल्थ को लेकर के देख रहे हैं, कई सारे ब्रांड एम्बेसडर बने। तो मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा केयर के लिए प्रतिबद्धता, मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर के लिए क्या है, प्रतिबद्धता। तो उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निमहांस 2 की स्थापना की जाएगी। ठीक है। देखोगे लोगों का दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करता है, सब मोबाइल में खाली बिजी है ना, शॉर्ट्स देख रहा है, रील देख रहा है। ठीक है। चिड़चिड़ापन ज्यादा है, ओवर थिंकिंग है, बहुत सारी चीजें। ठीक है। उस एनर्जी को चैनलाइज करने की क्या है जरूरत। ठीक है। कई लोग देखेंगे कि सोचते 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 उनको अटैक आ जाता है। तो उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निमहांस 2 की स्थापना की जाएगी। रांची और तेजपुर में स्थित वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय, रांची और कहा, तेजपुर सुने, और रांची पागलखाना काके में, इनको क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद पूर्वोदय राज्यों और उत्तर पूर्व क्षेत्रों पर ध्यान है। जैसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा को विकास किया जाएगा। 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थल का निर्माण और 4000 इलेक्ट्रिक बस का संचालन किया जाए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, कितने हो गए, 6। 6। ठीक है। मेघालय को छोड़ करके 7 सिस्टर। इसमें क्या है, आपका बौद्ध सर्किट विकास किया। 16वां वित्त आयोग के अनुसार क्या बोला गया है कि सिफारिशों के अनुरूप वित्त वर्ष 26-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में कितना, 1.4 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी, चर्चा जो हम लोगों ने किया है ना, वह इसका खंड 1 हम लोगों ने चर्चा किया है बजट भाषण का, जिसमें गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग पर ध्यान है। आर्थिक विकास को गति देने की इसमें बात करी गई है। दूसरा में आकांक्षा पूरा करना। तीसरा में सबका साथ और सबका विकास, है ना, सबका साथ और सबका विकास के तहत हम लोगों ने बात किया। ठीक है। चलो, तो पीछे से हम लोग चलते हैं सबका साथ सबका विकास वाला में। 16वां वित्त आयोग क्या बात किया है कि अनुदान कितना मिलेगा, 1.4 लाख करोड़ रुपया, है ना। पूर्वोत्तर
पूर्वोदय योजना के तहत क्या होगा, औद्योगिक गलियारा बनेगा, है ना। 4000 ई बसें चलेगी, 5 पूर्वोत्तर राज्यों का विकास होगा, 5 पर्यटन स्थल, है ना। फिर 7 सिस्टर में मेघालय को छोड़ दीजिए, बौद्ध सर्किट बनेगा, है ना। इसके बाद है जो आपका क्या है, रांची है, तेजपुर है, इन सब में क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जो संस्थाएं हैं उसको बेहतर किया जाएगा। उत्तर भारत में निमहांस 2 की स्थापना की जाएगी। दिव्यांग जन कौशल योजना लाया है ताकि वह स्किल्ड हो सके। जो भी है भारत विस्तार योजना के तहत क्या है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी चीजें हैं वह क्या कर पाए, आप वर्चुअली एसेस कर पाए। और यह क्या है, बहुभाषीय एआई टूल है, अलग अलग भाषा में है, और इसको जोड़ा किससे है, एग्री स्टैक पोर्टल से। तो भारत विस्तार अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर किसानों की आय में वृद्धि के लिए क्या है, मत्स्य पालन पर फोकस करना है, 500 जलाशय, अमृत सरोवर को एकीकृत विकास, पशुपालन, साथ ही उच्च मूल्य वाला कृषि जिससे पैसा अधिक मिले। इसमें क्या है, नारियल, चंदन, कोको, काजू, कहाँ, तटीय इलाका में नारियल के लिए कौन सा योजना है, नारियल संवर्धन योजना। अगर का पेड़, पर्वतीय क्षेत्र के बादाम, अखरोट, खुमानी, ये सब हो गया। फिर 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम ब्रांड बनाना है, ठीक है, प्रीमियम ब्रांड बनाना है। इसके बाद आप देखेंगे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ये सब देख रहे हैं, लोथल, धौलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, और भी कुछ कुछ। इसको क्या करना है, थोड़ा अच्छा अनुभव लोगों को देना है इस जगह पे। इसके बाद है ना, पर्यटन को लेकर के अच्छा हॉस्पिटलिटी हो, मतलब लोग जाएं तो व्यवहार अच्छा करें, अच्छे से ट्रीट करें, गाइड लोग अच्छे से क्या करें, जिस स्थल पे जाएं तो लोग बताएं। हॉस्पिटल में, होटल में अच्छा व्यवहार हो लोगों के साथ, है ना। शॉप पे गए तो अच्छा व्यवहार हो, ऐसा नहीं कि कई जगह पे छेड़खानी वगैरह देखने को मिल जाता है। खैर, तो गाइड को है जो प्रशिक्षित किया जाएगा, किसके सहयोग से, आईआईएम के सहयोग से, 12 सप्ताह, ठीक है। फिर नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, इसके लिए डिजिटल दस्तावेज हैं जो तैयार किए जा रहे हैं। फिर महिला छात्रावास, ताकि सुरक्षित तरीके से क्या कर पाए, शिक्षा ग्रहण कर पाए। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप है जो बनाया जा रहा है, और शिक्षा और उद्योग एक जगह पे रहे, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। ऑरेंज इकोनॉमी की बात करेंगे तो 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालय को क्या किया जाएगा, कंटेंट क्रिएशन से संबंधित लैब स्थापित किया जाएगा। पशुपालन को लेकर के क्या 20,000 से अधिक पशु चिकित्सक विशेषज्ञ प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के होंगे। आयुष के लिए हम बात करें तो जो आयुर्वेद हमारा है ना, जो टेस्टेड है दवा, उसको क्या करना है, अपना बढ़ावा देना है। इसके बाद है जो पेशेवर लोगों को क्या करना है, पेशेवर लोग को तैयार करना है, किसमें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वृद्धों के देखभाल के लिए भी लोगों को क्या करना है, ट्रेंड करना है, ठीक है, ट्रेंड करना है। इसके बाद है जो इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के म्युनिसिपल बॉन्ड वाला हम लोगों ने बात किया कि 100 करोड़ का प्रोत्साहन योजना म्युनिसिपल बॉन्ड। निवेश के नियमों में सुधार लाना है। विकसित भारत के लिए बैंकिंग हो गया। रेल, 7 गो रेल कॉरिडोर की हम लोगों ने बात किया था, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, बेंगलुरु, चेन्नई से बेंगलुरु, फिर दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी से कहाँ था, सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी, ठीक है। इसके बाद है जो शहरों में क्या आर्थिक क्षेत्र का विकास करना है। इसके बाद आपका कार्बन टैक्स से संबंधित जो उपयोग और भंडारण को लेकर के है, इसके लिए पैसा दिया गया है, कितना हजार उतना ध्यान नहीं रखना है। फिर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो मैन पावर को प्रशिक्षित करेगा, जहां पे हम अच्छे से जा नहीं सकते हैं, सुविधा नहीं है, उसके लिए सी प्लेन योजना है। फिर तटीय नौवाहन को 6 से इसका कंट्रीब्यूशन को 12% तक बढ़ाना है। 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए जाएंगे। सूरत से यानी बंगाल से लेकर के गुजरात तक का कॉरिडोर है जो बनाया जा रहा है, लगभग कितना आपका 2100 किलोमीटर का है।
फिर अब संरचना के विकास किए जाएंगे, इसके लिए जोखिम फंड भी आया है। कारपोरेट मित्र कैडर का विकास किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत है ना, फंड का है जो समर्थन किया जा रहा है। इसके बाद है जो इसके बाद विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प किया जाएगा, जो पुराने वाले हैं उसका अच्छा किया, उसे मतलब बेहतर किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक पहुंच के लिए ब्रांडिंग करना पड़ेगा, अच्छा क्वालिटी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ग्रामीण विकास करना है, जो गांव में उपयोग लग सकता है उसे लेकर के। फिर गांव में क्या हो, खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प हो, इसके लिए महात्मा गांधी स्वराज पहल की शुरुआत हुई है। मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाया जाएगा। राष्ट्रीय फाइबर योजना है ना। वस्त्र विस्तार रोजगार योजना भी शुरू की जाएगी, सब वस्त्र से संबंधित है। इसके बाद है जो पूंजी क्षमता के लिए डिजिटल सेवा ब्यूरो, विनिर्माण शुद्धिकरण, कंटेनर निर्माण, ये सब बात हम लोगों ने किया। फिर केमिकल पार्क 3 को खोला जाएगा, ताकि हम जो इंपोर्ट करते हैं केमिकल उसको घटाया जा सके। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया क्या, कि दुर्लभ धातु का गलियारा बनाया जाएगा। 40,000 करोड़ रुपया आरंभ इलेक्ट्रॉनिक्स कल्प ऊर्जा निर्माण पे खर्च होगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है। इसके बाद है जो दवाई वाई है, उस पर रिसर्च हो, उस पर टीचिंग हो, इसके लिए निपर है ना स्थापित किए जाएंगे। 3 बायो फार्मा है ना, बायो फार्मा सुधार रणनीति के तहत, मतलब से स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो, इसके लिए वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र बनेगा। यह है जो बजट भाषण का खंड एक। ठीक है, आई होप कि कई सारा बात अब लग रहा हो कि हाँ बहुत सारी बातें तो हैं, लेकिन इजिली है जो कवर किया जा सकता है 5-5 मिनट में, मेन मेन पॉइंट को रिवाइज कर करके। ठीक है, अभी और छुट्टी, तो अगले पार्ट में हमें करना है कवर। कौन सा, ज्यादा तो है नहीं, कर लेते तो अच्छा होता। कर लिया जाए, नहीं। बोलो जल्दी से। हाँ वाला कितने लोग हैं, चलो तो बाद में करेंगे है ना, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और हम लोग भी पक गए हो गए अभी सुनते सुनते। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर करेंगे इसका, बजट का सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक पार्ट अलग से कर देंगे जिसमें पूरा को रिवाइज कर लिया जाए।